यार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर शानदार गजब लेवल के साथ में लेकर जा रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए कक्षा 10 विज्ञान के जो पाठ हैं, बायोलॉजी के, अनुवांशिकता, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, इन तीनों पाठ के वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो पेपर में हर साल और आने की उनके की संभावना रहती है। वो क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हूं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके विशेष भैया का ये इरादा है कि 70 में 70 का वादा है। मेरे प्यारे साथियों, 3 चैप्टर और हद से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा इसमें, जो हद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि वो क्वेश्चन बताऊंगा। मैं आपसे कह देता हूं इस बात को, अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। प्यारे साथी, जिस दिन साइंस का पेपर होगा उस दिन आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा मैं। ध्यान रखना पेपर का, ठीक है, आंसर की लेकर। ठीक है, आपके भैया जी आप सभी के लिए समर्पित हैं, ये बात मैं कह देता हूं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चंस के साथ में शुरुआत करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ये हाजिर हो चुका है। क्या कह रहा है? डीएनए का नाम लिखिए। अरे भैया, डीएनए 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 को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूरा नाम क्या है प्यारे भाई? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। समझ गए क्या नाम है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, समझो। आ जाओ, रैखिक अणु डीएनए के विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स के, ये पूछ रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण कैसे करता है। ठीक, ये सारी चीजें हमें इसमें बतानी है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें। विभिन्न प्रकार की प्रोटीन संश्लेषित होकर कोडेड रूप में संग्रहित होती हैं। देखिए, डीएनए जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा प्यारे भाई, चूंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो बताना तो बनता ही है। देखो, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें यहाँ पर 4 क्षारक होते हैं। ठीक, 4 क्षारक लगे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक जो इसकी लहरिया होती है, कह दूं यहाँ से यहाँ तक कि इसमें 4 क्षारक लगे होते हैं। 4 क्षारक कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक, ये 4 इसमें क्षारक लगे होते हैं। ठीक है, जो कि संग्रहित करते हैं, कोडिंग रूप को दिखाते हैं। ठीक है, डीएनए का एक खंड खंड जीन किसी एक विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। डीएनए संदेशवाहक दूत आरएनए को अपनी सूचना भेजता है। यह दूत आरएनए कोशिका द्रव में जाकर प्रोटीन में संश्लेषण में भाग लेता है। इसे किसी प्रोटीन में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल के सटीक क्रम की सूचना होती है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक हैं, यानी कि जो डीएनए है वो आरएनए यानी कि प्रोटीन, जो डीएनए है वो आरएनए में बदलता है, आरएनए प्रोटीन में बदलता है। ये चीज समझ रहे हो ना? तो यही चीजें जो है एक जीन जो है, जीन को उत्पन्न करती हैं। वो जीन जो होता है, जो जानकारियां भरी होती हैं हमारे जीन में, डीएनए में, उन जानकारियों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये पहुंचाने का कार्य करता है डीएनए। समझ गए? आशा है, उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन पहला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, बिना देरी किए बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अणु आयोडीन युक्त नमक खाने से गले में कौन सा रोग होता है और आयोडीन किस ग्रंथि के द्वारा प्रयुक्त होता है? बताइए प्यारे साथी। मैं आप सभी को बता दूं इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा भैया, आयोडीन युक्त नमक खाने से गले में घेंगा, ठीक है, घेंगा रोग हो जाता है। और थायराइड ग्रंथि जो है वो आयोडीन का उपयोग करके थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। प्यारे साथी, देखिए, नमक खाना अच्छी बात है, लेकिन नमक ना तो ज्यादा हद का खाना चाहिए और ना ही ज्यादा कम खाना चाहिए। ये दोनों बात ध्यान रखना। जो हमारा गला होता है, ठीक है, जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, जो कंठ जिसको बोलते हैं प्यारे भाई, वो जो होता है वहां पर ही ये चीज स्थित होती है। एक ग्रंथि होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, जो हमारा जब जब हमारे अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, तब वो ग्लैंड जो है कभी कभी फूल जाते हैं, इसको घेंगा रोग का नाम भी दिया जाता है। उम्मीद है, आशा है समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं बिना देरी किए। चलिए, कह रहा है इंसुलिन के अल्प स्राव से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से कौन सा रोग होता है? बता दो भैया। ये सीधा सीधा आप समझ लो, मधुमेह रोग के काम में, मधुमेह रोग की बात हुई है। इसी कमी से मधुमेह रोग होता है। यानी कि जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं और जो अल्फा वाली और जो बीटा वाली जो होती हैं, बीटा कोशिकाएं स्रावित होती हैं, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। बी कोशिकाएं कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भाग लेती। प्यारे साथी ध्यान रखना, एक हार्मोन होता है
कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ठीक है, हार्मोन होता है एक, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। देखिए नाम एक हार्मोन है, ठीक है, वो हार्मोन क्या करता है, उस हार्मोन की अगर कमी हो जाए हमारे शरीर में तो मधुमेह रोग जो है हो जाता है। यानी कि हम जो भी चीजें खाते हैं, मीठी चीजें, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, अपने लिए लेते हैं, तो प्यारे साथी ऐसा होता है हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, जो कि उसको, वो जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया है उसको जो है सही प्रकार से पचाए, ठीक है, और जो मोटापा है उसको भी कम करे, ठीक है। तो ये चीजें जब कम होती हैं तो हमारे शरीर में जो है, हमारे खून में जो है, जो शुगर है उसकी मात्रा नहीं बढ़ती है। जब वो लंबी उम्र हो जाती है ना, उम्र लंबी होती जाती है, तो वो हार्मोन की कमी हो जाती है, समझ गए। उस हार्मोन का नाम मुझे इंसुलिन हार्मोन, बिल्कुल याद आ गया, इंसुलिन हार्मोन होता है, मुझे याद आ गया प्यारे साथी, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, उसकी वजह से होता है, समझ गए। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नलिका विहीन ग्रंथियां किसे कहते हैं, बोलो एक बार, नलिका विहीन ग्रंथियां, दो उदाहरण हैं दीजिए। चलिए दो उदाहरण दे देते हैं प्यारे भाई। ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं, शरीर में इनका वितरण रक्त द्वारा होता है। हार्मोन शरीर के अंतः वातावरण को स्थिर बनाए रखने, जैविक क्रियाओं के संचालन में सहायक होते हैं। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ठीक है, थायराइड ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड जो होती है, ये जो दो ग्लैंड हैं, ग्रंथियां हैं, यही क्या करती हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाई गई हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, बोलो भैया क्या कह रहे हो क्वेश्चन में, भैया कह रहे हैं कि प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसे, क्रिया वो किसे कहते हैं और इसका नियंत्रण कौन करता है, ठीक है, नियंत्रण किसके हाथ में है। देखिए अनेक क्रियाएं उद्दीपन के कारण या रेस्पॉन्स के रूप में होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। ये क्रियाएं रीढ़ की रज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। देखो प्यारे साथी, जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं, सुबह से शाम तक हाथ को चलाना, मुंह को बोलना, ठीक है, ये सारी सारी क्रियाएं हमारे, जो हमारी बैकबोन होती है उसके थ्रू हमारे माइंड को एसएमएस भेजा जाता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के तौर पर देखी जाती है। हम कोई भी रेस्पॉन्स करते हैं, कोई अनुक्रिया करते हैं, तो उसको पहुंचाने का काम ये जो है होता है, ठीक है। कौन करती है, हमारी पीछे की रीढ़ की हड्डी। ज्ञानेंद्रियां क्या है, समझ लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तभी तो बता रहा हूं। देखो ज्ञानेंद्रियां क्या है प्यारे भाई, ज्ञानेंद्रियां शरीर के बाहर और अंतर वातावरण में होने वाली परिवर्तनों को ग्रहण करके तंत्रिकाओं या केंद्रीय तंत्रिकाओं तक पहुंचाने वाली रचना को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। आप मुझे बताइए ज्ञानेंद्रियां कितनी है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन कौन सी, आंख कान मुंह जीभ, ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पूरे दिमाग से कनेक्ट होती हैं। अब मुझे ये बताओ, हमें जैसे मान के चलो रसगुल्ले रखे हैं, रसगुल्ले की हमें खुशबू आ रही है, तो वो किस वजह से आ रही है, उसका जो रेस्पॉन्स है वो कहाँ से आया, वो हमारी नाक ने सूंघकर बताया कि भैया रसगुल्ले आसपास में है, खा लो, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शानदार गजब अंदाज के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन, हार्मोन एंजाइम किसे कहते हैं, समझाओ भैया। देखो हार्मोन और एंजाइम में अंतर भी पूछ रहा है तो बता देंगे दोनों चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। चलो हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम किसे कहते हैं, अंतर लिखो। हार्मोन और विकर क्या होते हैं, इनके बारे में बताओ प्यारे भाई। चलो सब कुछ बताएंगे, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है, सब कुछ बताएंगे प्यारे भाई। हार्मोन क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा जीवधारियों के शरीर में समन्वय होता है, हार्मोन कहलाता है, ठीक। हार्मोन का सीधा सीधा मतलब है प्यारे साथी, जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे, जो हम कोई भी रेस्पॉन्स देते हैं अपने शरीर को, तो उस रेस्पॉन्स की वजह से वो रिलीज होती हैं, समझ रहे हो। जैसे मान के चलो, मैं मैंने मतलब मैंने कुत्ते को देख लिया और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, मैं भागा कैसे, मेरे अंदर का जो एक हार्मोन है, डोपामिन हार्मोन, वो एकदम एक्टिव हो गया, एक्टिव हो जाता है तो हमें एकदम भागने की गति पकड़ने लगते हैं, समझ गए ना क्वेश्चन को। तो ये हार्मोन का काम करते हैं, ठीक है, तुरंत सचेत कर देते हैं वो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, आ जाओ। हार्मोन किसी एंजाइम में अंतर, मतलब हार्मोन और एंजाइम में अंतर बताना है, सिर्फ इतना ही। चलो आ जाओ देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाओ। हार्मोन एंजाइम में अंतर, हार्मोन एंजाइम्स और विकर एक ही बात है, ये बात और याद रखना। देखिए हार्मोन्स का बारे में देखें तो ये प्रोटीन्स, एमिनोमल्स और स्टेरॉइड्स से व्युत्पन्न होते हैं, इनसे बने होते हैं, अणुभार कम होता है और ये स्रावी यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ये क्रियाओं के बाद विघटित हो जाते हैं, इनका पुनः उपयोग होता है, इनका पुनः उपयोग नहीं होता, ठीक है, समझ गए ना। एक बार जो हार्मोन रिलीज हो जाता है उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता,
वो रिलीज हो गया तो हो गया, फिर नया बनेगा हार्मोन। ये कोलाइडी एंजाइम, देखो एंजाइम कोलाइडी प्रोटीन्स हैं, इनका अनुभार अधिक होता है। ये जो यानी कि जो बाहरी ग्रंथियां हैं उनसे स्रावित होते हैं। ये क्रिया के बाद जौ के तौ बच जाते हैं और इनका पुनः उपयोग भी हो जाता है एंजाइम्स का। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? बोलो एक बार, बोलो भैया। चलिए देख लेते हैं क्यों की जाती है। अग्नाशय, देखो अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं वो 60% वी कोशिकाएं और 25% ए कोशिकाएं और 10%, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा गामा कोशिकाएं, शेष पीपी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बी कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है और यह रक्त शर्करा की सामान्य मात्रा को बनाए रखता है। इंसुलिन आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है। समझ गए? जो इंसुलिन हार्मोन है उसी के बारे में बताया था मैंने। इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। प्यारे साथी, जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब जब इंसुलिन कम होगा तो फिर भैया ग्लूकोज की मात्रा खून में बढ़ जाएगी और खून में इसकी मात्रा बढ़ेगी तो मधुमेह मधुमेह डायबिटीज डायबिटीज हो जाती है मेरे प्यारे भाइयों। आप ले लो 40+ एज में, अगर आप देखो 40-45, समझ गए? तो ये एज जो है होती है, कोशिकाएं रक्त शर्कराओं का उपयोग नहीं कर पाती, ठीक, और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका वसा प्रोटीन्स का उपयोग करने लगती हैं। इससे विषाक्त कीटोन काय बनते हैं, इसकी अधिकता के कारण मृत्यु भी हो जाता है और मधुमेह उपचार हेतु इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। प्यारे साथी, जिनके अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लगा जाते हैं। समझ गए? और ये तो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज है, हमें ये तो नॉर्मली पता होनी चाहिए। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, और हकीकत में पढ़ाई का मतलब ही यही है, मैं मानता हूं। ठीक है, चलो आ जाओ। अनैच्छिक क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार अलग है? अनैच्छिक क्रियाएं प्यारे भाई इनका नियंत्रण मध्य व पक्ष मस्तिष्क द्वारा होता है। इन क्रियाओं पर तंत्र का दोहरा नियंत्रित होता है। और उदाहरण के लिए रक्तदाब, हृदय स्पंदन दर, श्वास दर, ये बहुत सारी चीजें अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, ये हम अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं, यानी कि हम अपनी इच्छा से नहीं करते, अपने आप होती है। ठीक है, हृदय स्पंदन करता है हमारा, बताओ हमारा कोई कंट्रोल है उस पर? नहीं है। इनका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। क्रियाओं के समापन होने पर इनकी सूचना मस्तिष्क को प्रेषित कर दी जाती है। जैसे मान के चलो मैंने किसी के थप्पड़ मारा तो वो एसएमएस उसके पास गया, उसके दिमाग तक पहुंचा। मान के चलो मैंने अपने ठंडे पानी में हाथ दे दिया, गर्म पानी में हाथ दे दिया, मेरा हाथ तुरंत से एक प्रतिवर्ती क्रिया मुझे कहती है कि नहीं, हाथ निकालो बाहर। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, खांसना, छींकना, ये सारी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है, आशा है एक बहुत शानदार लेवल पर आपको समझ में आएगा। मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कहे तो क्या ही रहा है ये क्वेश्चन, मैं बता दिया। मस्तिष्क की संरचना बताओ भैया, चलिए बता देते हैं। मस्तिष्क यानी कि हमारा जो माइंड है, ब्रेन, ठीक, उसका खेल क्या है, चलो उसके बारे में समझते, चित्र के द्वारा समझेंगे। आ जाइए, चलिए ये है भैया, देखो ये चित्र है, देखो पूरा का पूरा समझ लो इसे। ठीक है, देखो समझो, यहाँ पर देखो मेरे रज्जु होती है ये, ठीक है, और ये हमारा जो होता है ये अनुमस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क होता है, और ये प्रमस्तिष्क होता है। तुमने कि ये क्या बात है भैया, ये क्या बात है? मैंने कि भैया कुछ भी बात नहीं है, समझ लो बस इसे, ये पेपर में आएगा। देखो समझो चीजों को, ये हमारा प्रमस्तिष्क, ठीक है, ठीक है, और इसके भीतरी वाला जो होता है, सबसे अंदर होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क, ठीक, और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, बहुत सारी ग्लैंड है यहाँ पर, समझ लो। और ठीक है, और थैलेमस ग्लैंड होती है, और यहाँ पर ये जो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिनियल का है, मध्य मस्तिष्क भी यहाँ बीच में है, ये रहा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो भाई। पर पीछे ही होता है अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक द्रव भरा होता है, यहाँ पर ठीक है, कौन सा द्रव है वो? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है, ये भरा होता है यहाँ पर।
ये मेरुरज्जु होता है, ठीक है, मेरुरज्जु। आगे आ जाइए, इनके थोड़ा विस्तार से चर्चाएं करते हैं। चलिए आइए। मस्तिष्क बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम तो ये तो जानते ही हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोमल भी है। खोपड़ी के मस्तिष्क कोश में, ठीक है, सीरियम में सुरक्षित रहता है, चारों ओर दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका या ड्यूरामेटर भी कहा गया है, या भीतरी झिल्ली को मृदु मृदु तानिका या पायामेटर भी कहते हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं का सघन जाल होता है, इन्हीं के द्वारा भोजन ओटू मिलती है भोजन को, ठीक है, मस्तिष्क को भोजन तथा ओटू मिलती है। दोनों झिल्लियों के बीच में एक परत या एक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है। और जब मस्तिष्क की वहां आघात से सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क, ठीक है। पश्च मस्तिष्क जो होता है हमारा पीछे वाला मस्तिष्क है, और जो अग्र यानी कि आगे वाला, सबसे आगे वाला, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। चलिए देखिए यहां समझिए, इसके अंतर्गत जो अग्र मस्तिष्क है, समझो, प्रमस्तिष्क तथा डाइनसिफिलेनॉन आते हैं। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम इसको बोला जाता है, प्रमस्तिष्क को, ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनता है, ठीक है, ये वाला प्रमस्तिष्क जो है, ठीक है, ये सबसे आगे वाला भाग है ना मनुष्य का, समझ गए, ये सबसे आगे वाला भाग है मनुष्य का, प्रमस्तिष्क इसको बोलते हैं, सबसे आगे वाला जो हमारा होता है, एकदम आगे वाला वो, ठीक है। ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये पक्ष मस्तिष्क, ठीक है। ये अग्र, ये पक्ष, ये मध्य, ये पक्ष, ठीक है, पीछे वाला, ठीक है, समझ गए। अग्र मस्तिष्क के बारे में मैंने पूरा बता दिया। चलिए आगे देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क के कार्य क्या है, वो कार्य भी मैं आपको बता देता हूँ। गंध ज्ञान के केंद्र होते हैं ये, ठीक है, गंध और ज्ञान के। आगे देख लो चित्र में आगे, प्रमस्तिष्क समझो, स्मृति, सोचने, विचारने, चेतना, तर्क शक्ति, ये सारी चीजों को सीखने का काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। कौन करता है प्यारे भाई? प्रमस्तिष्क करता है। बोलो एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले हम कोई चीज पढ़ते हैं पहली बार, तो वो हमारे आगे वाले मस्तिष्क में पहुंचती है, पहुंचने के बाद में फिर वो हमारे मध्य में जाती है, फिर पीछे सेट हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डायनसिफिलियन क्या है। ये क्रियाओं को, जैसे भूख लगना और ये सारी चीजों को जो है, प्यास लगना, नींद लगना, ताप, उपाचार, ये सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारा डायनसिफिलियन, ठीक है। और मध्य मस्तिष्क जो होता है वो ये दृष्टि ज्ञान कराता है, ठीक है, जो बीच वाला होता है ना, बीचों बीच वो वाला। अगला देखो पश्चिम मस्तिष्क क्या कहता है भैया। पश्चिम मस्तिष्क कहता है कि अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क पुष्प, ठीक है, वो आता है इसके अंतर्गत। अनुमस्तिष्क क्या है? यह शरीर का संतुलित बनाए रखता है, यह पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन को नियंत्रित करता है, ठीक है, समझ गए। अगला मस्तिष्क पुक्ष। मस्तिष्क पुक्ष, मस्तिष्क पुक्ष क्या है? मस्तिष्क का पक्ष बेलनाकार भाग होता है, यह शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन, हृदय स्पंदन, परिसंचरण, इन सब को नियंत्रित नियमन करता है। कौन करता है? मस्तिष्क पुक्ष। देखो कहाँ होता है, देखो आ जाओ, देखो मस्तिष्क पुक्ष कहाँ है, मुझे कहीं दिख रहा है क्या? ये यहाँ होता है, ठीक है, यहाँ कहाँ है? यहाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरुरज्जु के कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियमन करता है। मेरुरज्जु अवयवों को स्पष्ट लाने में व ले जाने का कार्य करता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है, मैं वहीं से छांट के लाया हूँ जहाँ से बहुत बार आया है पेपर में, ठीक है। चलिए उदाहरण सहित मेंडल के जो पृथक्करण के जो नियम है उनकी व्याख्या करनी है, तो चलिए आइए कर लेते हैं व्याख्या एक बार बेहतर अंदाज में। देखिए पौधे के बारे में, देखिए जो मेंडलीव नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मटर के पौधों पर जो है अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, मदर के पौधे पर अनुवांशिकी का जो प्रयोग किया था, जॉन मेंडल, ठीक है, उसी के विषय में जानते हैं मेंडल के बारे में, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए। देखिए सुनिए, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं एक एक नंबर में भी, ठीक है, समझ जरूर लेना। देखो सुनो, शुद्ध और लंबा पौधा जो होता है वो हमेशा बड़ी बड़ी टीटी होती है इसमें, ठीक है, कैपिटल टी, ठीक है। और जो शुद्ध और बौना पौधा है वो डबल टी होता है, समझ गए। और इसकी जो पीढ़ी बनती है, पैतृक पीढ़ी, समझना ध्यान से, पैतृक पीढ़ी इसकी जो बनती है, ठीक है, वो युग्मक यानी कि F1 पीढ़ी
और युग्मक F2 पीढ़ी, दो तरीके की पीढ़ी होती है। आप इस चीज को ऐसे समझो जैसे प्यारे भाई टी और टी जो मिलते हैं तो वो बनाते हैं शुद्ध और लंबा, ठीक है। और जब टी बड़ी और टी छोटी बनते हैं तो ये संकर लंबा करते हैं, ठीक। यहाँ पर दूसरी चीज, यहाँ देखो संकर लंबा कब होता है, जब छोटी टी और बड़ी टी मिले, और जब छोटी छोटी मिल जाती है टी तो फिर वहां पर छोटी छोटी तो वहां वोना पौधा उत्पन्न होता है। समझ गए, ये बात समझ गए ना आप। यहाँ पर सुपरागण, ठीक है, ये होता है संकर लंबा पौधा होता है, या डबल मतलब बड़ी टी और छोटी टी पर, ठीक है, ध्यान रखना। शुद्ध और लंबा संकर, ये अनुपात दिए गए हैं, 1:2, 2:1 और 1:1, ये अनुपात यहाँ पर दिखाए गए हैं। समझ गए। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कुछ चीजें। यहाँ पर शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के मक्सर कराने पर प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हाइब्रिड टेल प्राप्त होते हैं। यानी कि जब इन दोनों का शुद्ध और लंबे का कराया जाता है संकर, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक संकर पौधा प्राप्त होता है। संकर और लंबा होता है, यानी कि जो हाइब्रिड जिसको बोलते हैं, ठीक है, लंबा बहुत हो जाता है, ठीक है। प्रथम पुत्रीय पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी शुद्ध लंबे संकर लंबे शुद्ध बौने पौधे 1:2:1 में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि युग्मक जो है वो निर्माण के समय लक्षण वाले जीन को पृथक करते हैं। एक युग्मक में से लक्षण का एक ही जीन पहुंचता है। तुमने कि ऐसा क्यों भैया, देखो यहाँ से एक टी पहुंचेगा, यहाँ से एक टी पहुंचेगा, तो यहाँ से भी एक टी, यहाँ से एक बड़ा टी, यहाँ से छोटा टी, यहाँ से छोटा, यहाँ से बड़ा टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से छोटा टी हो जाएगा तो यहाँ से बड़ा, यहाँ से छोटा तो यहाँ से बड़ा, यहाँ से दोनों छोटे छोटे, होगा कि नहीं होगे। तो एक एक इसमें से जो है संकर पहुंचता है, ठीक है, तब वो अपने लक्षणों को दिखाता है। समझ गए, इस तरीके से ही इसको किया जाता है। उम्मीद है, मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है प्यारे साथी, उम्मीद है, आशा है बहुत खास तरीके की, ठीक है, कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है सरकार, तो मैंने कि भैया ये क्या चीज है, मैंने कि भैया देखिए इसको समझ लो, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, मालंग में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। तो चलिए चलते हैं, इस विषय पर भी जान लेते हैं बहुत खास अंदाज में, भयंकर लेवल के साथ में। बायोलॉजी के क्वेश्चन है प्यारे साथी, ना तो हमें इसमें कोई भी, आप समझ लीजिए कि इसमें हमें कोई भी ये समझ लीजिए कि आप ये समझे कि नहीं भैया यहाँ पर आप कैसी कैसी बातें बोल रहे हो। देखिए बातें बोलने वाली हैं, ठीक है, यहाँ जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी पढ़ाई है, मुझे बोलनी पड़ेगी, ठीक। चलिए, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्यों में लिंग निर्धारण के बारे में समझते हैं, विभाजित होती है क्या, जो ये जो क्रिया है वो विभाजित होती है कोशिकाओं के केंद्रक में दिखाई देने वाले गहरे रंग के धागे जैसी संरचना जिन पर जीन स्थित होते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहलाते हैं। समझ गए। मनुष्य का जो जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं और इनमें 22 जोड़े नर के होते हैं और मादा दोनों में समान होते हैं, ठीक है। अतः इन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। स्त्रियों में 23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्र वाला होता है, किंतु पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्र असमान होते हैं, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखो, अब थोड़ा सा आगे और देखो भैया, किंतु पुरुष में 23 जोड़े हो गया, बिल्कुल हो गया भैया। यहाँ पर जो इन्हें जो है हम हेट्रोसोम्स और एलोसोम्स कहते हैं। ये 23वें जोड़े के गुणसूत्र गुणसूत्र इनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं। स्त्री में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को XX द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा पुरुष में 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को लंबा किंतु दूसरा कभी छोटा होता है, इन्हें XY से दर्शाते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को, ये बात आपको समझ लेनी है थोड़ी सी। आगे बढ़ जाते हैं, देखो अब मैं आपको चीजों को समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पर एक कोई पुरुष है, देखो पुरुष के पास कौन कौन से गुणसूत्र हैं, X और Y, ठीक है, और स्त्री के पास कौन से गुणसूत्र है, XX। समझ गए ना, यहाँ पर कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, समझना है बस सिर्फ। यहाँ XY और XX जब है तो ध्यान रखना, जब ये एक क्रोमोसोम XX मिलता है तो ध्यान रखना हमेशा एक जो युग्मज बनते हैं, युग्मज जो बनता है वो एक स्त्री का बनता है।
समझ गए, यानी कि गर्ल का बनता है। ठीक है, जब जब इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक संतति जो बनती है वो स्त्री होती है, समझ गए। और इनसे जो संतान बनती है दोनों से, मेल फीमेल से, वो क्या होती है, गर्ल होती है, जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तब, एक्स और एक्स। और जब एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या होता है भैया, एक्स और वाई मिलते हैं तो क्या होता है, तो एक्स और वाई जब मिलते हैं तो भैया बनता है पुरुष लड़का। तुमने कि ये तो ठीक है भैया, लेकिन थोड़ा सा और बताओ चीजों को। देखिए मैंने कि इसमें कुछ भी समझना नहीं है, हमें समझना बस इतना ही है प्यारे साथी, कि एक्स एक्स जब क्रोमोसोम मिलते हैं तो स्त्री का जन्म होता है, और एक्स और भाई मिलता है तो लड़के का यानी कि पुरुष का जन्म होता है। ये बात समझ गए। एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये चीज डिपेंड नहीं करती, ये जानते हो डिपेंड किस पर करती है, ये बात ध्यान रखना, ये चीज जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है पुरुष के पास, कि लड़के का जन्म होगा या लड़की का। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ इनके पास जो है, पुरुष के पास वो दोनों क्रोमोसोम है ना, एक्स भी है वाई भी है। अब जिम्मेदारी सबसे ज्यादा किसकी है, पुरुष की। ठीक है, पुरुष के पास एक्स भी है वाई भी है। अब मुझे ये बताओ, जब एक्स एक्स बनेगा तब भी लड़की का जन्म होगा, एक्स वाई मिलेगा तभी तो होगा। अब भैया जो महिला है उसके पास तो दो ही क्रोमोसोम है ना, एक्स एक्स सेम क्रोमोसोम है, तो कंडीशन बनेगी नहीं ना अलग। तो ध्यान रखना, ये चीज जो डिपेंड करती है लड़का लड़के के होने की, तो वो डिपेंड किस पर करती है, पुरुष पर करती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, रसगुल्लो चुलबुलो, आ जाओ आ जाओ, समझो आगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है प्यारे साथी। इसके बाद में आप समझ लीजिए कि अगले जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं आपको एक काम करूंगा कि एक और वीडियो जो है पार्ट 2 इसका दे दूंगा आपको। ठीक है, तो पार्ट 2 में आप देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको, एकदम से आपको बोरियत नहीं होगी ना, तो इसलिए 2 पार्ट में जब ये वीडियो मिलेगी तो आपको बोरियत जो है महसूस नहीं होगी मेरे प्यारे साथियों। मुझे आशा है, आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप सभी से कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए ये आ गया प्यारे साथी, किसका, मादा का जो है, सॉरी, नर का जनन तंत्र। ठीक है, नर का जनन तंत्र किस तरीके से चीजें होती हैं वो समझ लो। ठीक है, समझने की चीजें हैं। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इस पे से सवाल आएंगे। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, नो डाउट है यहाँ पर। चलो आ जाओ, देखो पुरुष जनन अंगों का चरित्र वर्णन कीजिए, उसको समझाइए। ठीक है, तो चलो, प्राथमिक जनन अंग जो है इसका वो होता है वृषण, नलिका जो होती है वो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और मूत्र मार्ग, सहायक ग्रंथि प्रोटेस्ट और शुक्राशय। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो वृषण होता है उसके बारे में। पुरुष में प्राथमिक जनन प्राथमिक जनन एक अंग के जोड़ा वृषण उदर गुहा से बाहर थैले जैसी संरचना वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। प्रत्येक वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। मेरे प्यारे साथी आप समझिए, देखिए ये जो भाग है ना, ये किसका भाग है, ये नर जनन तंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो वृषण होता है वो उसकी आकृति कुछ इस तरीके की होती है, जो कि एक बाह्य अंग है, नर का बाह्य अंग। ठीक, समझ गए बात को, क्लियर, समझ गए। ये जो होता है इसको वृषण कहते हैं, समझ गए। यहाँ पर आ जाओ, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो उसी में। ये जो संरचना है वो एक थैले जैसी संरचना होती है, थैलेनुमा संरचना। ठीक है, आ जाओ, देखो आगे देख लो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में ही, आगे देखो नलिका तंत्र के बारे में और बता दो। अब नलिका तंत्र के बारे में, नलिका तंत्र इसका कार्य वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं वो शरीर से बाहर पहुंचाना है। ठीक है, जो नलिका तंत्र होती है, समझ गए। यहाँ से देखो ये जो होती है थैली जो होती है वो जुड़ी होती है यहाँ से, यहाँ ग्लैंड जो लगी होती है यहाँ जुड़ी होती है, यहाँ ग्रंथियां भी है, ये देखो प्रोटेस्ट ग्लैंड यहीं पर लगी होती है। और ये जो इसको, ये जो होता है इसको बोलते हैं प्यारे साथी सिसन। क्या बोला जाता है इसको, सिसन, या फिर इसको पेनिस भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है, आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आगे देखते हैं। और यही जो होता है प्यारे साथी, यही मूत्र मार्ग है किसका, नर का, समझ गए। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, समझ गए। और जो मूत्राशय होता है, जहां मूत्र इकट्ठा होता है, वो कौन सी जगह है, वो ये वाली जगह है प्यारे साथी, ये वाली। ठीक, ये मूत्राशय है। मूत्र नलिका भी यहीं से लगी होती है। जब फिल्टर होके मतलब जो हमारे अंदर का जो यूरिन है, जो गंदगी है, जब वो आती है तो वो इस नली नली के थ्रू आती है। कौन सी नली है बता देता हूँ आपको एक बार, देखो यहाँ नली लगी होती है, ये रही, ये नली आ रही है, ये वाली। ठीक है, समझ गए। चलिए, शुक्रवाहिनियां क्या है, शुक्रवाहिनियां देखो इसके अंदर जो होता है ना, ये वृषण कोश है, ये पूरा का पूरा,
यहीं पर हार्मोन बनता है हमारा, ठीक है, ठीक है, हार्मोन बनता है, समझ गए ना, इसी में वृषण कोश में। चलिए अगला देख लेते हैं, आ जाइए। सहायक ग्रंथियां क्या है इसकी, शुक्राशय, सेमिनल वेसेस जो होती हैं, वेसिसल जो भी है, प्रोटेस्ट प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसके रक्त श्रवण को पोषक और पदार्थ तथा तैरने हेतु सरल माध्यम प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस ग्रंथि के स्राव शुक्राणु के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। प्यारे साथी, जो वीर्य का निर्माण जो होता है मनुष्य में, वो यही होता है, वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। ग्रंथियां कार्य करती हैं इस चीज के लिए, ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियां इस चीज का काम करती हैं, ठीक है। यहीं पर वो क्या बनाती हैं, सीमन बनाती हैं, समझ गए, क्या बनाती हैं, सीमन बनाती हैं। उम्मीद है आशा है समझ में आ गया होगा, सीमन बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्पर्म भी जिसको बोला जाता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाएं क्या, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिना देरी किए अगला देख लेते हैं। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दमदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है, कोई भी चीज में नहीं छूटी होगी। ये शुक्रवाहिनियां होती हैं, मुझे ये भी, आप सभी ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं, ठीक है, बिल्कुल शानदार अंदाज में समझा दिया। यहाँ मूत्र नलिका है, ये शुक्राशय है, ये मूत्राशय है, ये ग्रंथि लगी होती है यहाँ पर, ये ग्रंथियों का, देखिए जब किसी, जैसे मान के चलो इस चीज में क्या, इस केस में क्या होता है कि जब भी कोई भी क्रिया मान के चलो हम करते हैं, ठीक है, तो वो क्रिया जो होती है तो हमें उसकी जो हमें हमारे दिमाग को एसएमएस करता है, जैसे मान के चलो किसी व्यक्ति को टॉयलेट लगा है तो उसके दिमाग को तुरंत एसएमएस कौन करता है, प्रोटेस्ट ग्लैंड करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, समझ गए। और यहीं से जो है उनका मूत्र मार्ग होता है, यहीं से वो जो है मूत्र को सृजित करते हैं, समझ गए। उम्मीद है आशा है समझ गए होगे, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। और जो सीमन का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वृषण में। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, उसके लिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा प्यारे साथी, जो आगे के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है हमारे, कुल 15 क्वेश्चन हो गए, और बाकी के जो भी क्वेश्चन रह गए वो सारे क्वेश्चन अगले पार्ट में करा दूंगा, खास अंदाज में करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, घबराएं नहीं, परीक्षा में दहाड़ कराएं, और इसी के साथ समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।